सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं 2024 में मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा। तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। और अगर डेली आप लोग करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आप कहेंगे ये प्रश्न तो हमने पहले भी पढ़ा था जब आपने बताया था कि इसका आयोजन श्रीलंका में किया जाएगा। तो अब मैं आपको साउथ अफ्रीका क्यों बता रहा हूं। तो एक्चुअली में आप लोग सही सोच रहे हो, ये पहले श्रीलंका में ही होने वाला था, लेकिन अभी आईसीसी ने उसे रद्द कर दिया कि भैया अब श्रीलंका इसे होस्ट नहीं करेगा और अब ये साउथ अफ्रीका में होंगे। तो सिंपल सा आपको एक लाइन में याद रखना है कि 2024 में जो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो अब कहां पे होंगे, साउथ अफ्रीका में होंगे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, तो आपको याद आना चाहिए कि अभी आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था, उसी के कारण इन्होंने ये फैसला लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका पहले भी यानी कि सन 2020 में मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। अच्छा, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब मैं आपको क्रिकेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-12 पॉइंट रिवाइज कराने वाला हूं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। किसे हराया था, साउथ अफ्रीका को। और ये हुआ कहां पे था, ये साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। और अगली बार ये कहां पे होगा, अगली बार ये बांग्लादेश में होगा। और अगर आपसे पूछे कि अंडर 19 जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 था, जो कि हुआ तो साउथ अफ्रीका में ही था, ये पहली बार हुआ था, इसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और पहली बार एसीसी अंडर 23 वुमेन्स T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का आयोजन ये हांगकांग में हुआ था, इसको भी भारत ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। और वुमेन्स प्रीमियर लीग ये भी पहली बार हुआ था, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। इसमें मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और अगर पूछे नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान कौन बनी थी, सुषमा पटेल बनी थी। और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि बाधित विश्व खेल 2023 में इंडियन ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता था, तो इसमें भारत विजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ये हुआ कहां पे था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। उसके अलावा याद रखना, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी थी सूजी बैट्स, ये न्यूजीलैंड की हैं। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी थी दीप्ति शर्मा। ये पहली भारतीय थी पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, और दुनिया में ऐसा करने वाली ये 9वीं खिलाड़ी थी। उसके अलावा न्यूजीलैंड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया, ये भी याद रखना। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था नेट साइवर को, ये इंग्लैंड की हैं। और नेट साइवर से ही याद रखना, महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इनको भी चुना गया था। और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये मिली थी नेट साइवर को ही। और वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था ताहलिया मैकग्रो को, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। जबकि वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था रेणुका सिंह को। और आप जानते हो अभी क्रिकेट एशिया कप 2023 इसका आयोजन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में, इसको भारत ने जीता 8वीं बार, श्रीलंका को हराया था। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि कौन से ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, और ऐसा इतिहास में दूसरी बार होगा अभी 2028 में जो समर ओलंपिक्स होंगे ना लॉस एंजल्स में, वहां पे। और पूछे कि पहली बार ऐसा कब हुआ था, सन 1900 में जो दूसरे ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पे, जो पेरिस में हुए थे। और अभी एशियन गेम्स 2022 जो कि चाइना के हांगजाओ में हुआ था, 19वां संस्करण था, उसमें पुरुष और महिला दोनों टीम ने गोल्ड जीता था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि उप विजेता कौन था, तो इसमें पुरुष टीम ने तो अफगानिस्तान की टीम को हराया था और महिला टीम ने श्रीलंका को। उसके अलावा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होंगे। और अभी आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो कि इसका 13वां संस्करण था, भारत में हुआ। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, भारत उप विजेता था। इसमें फाइनल हुआ था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे विराट कोहली। तो इस प्रश्न में मैंने आपको क्रिकेट से संबंधित 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज कराए हैं, इनको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को अपना यानी कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, वैसे इससे पहले आपको याद होगा अभी त्रिपुरा पर्यटन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सौरव गांगुली को। वैसे ये भी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, तो ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे।
पश्चिम बंगाल, कैपिटल इसकी कोलकाता होती है, मुख्यमंत्री हो गई ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस हैं। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व टीवी दिवस ये कब मनाया गया? टेलीविजन डे। तो आंसर होगा 21 नवंबर को। तो हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 1997 में मनाया गया था। बात करें इस बार थीम क्या है, तो इस बार की थीम है एक्सेसिबिलिटी। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दुनिया में पहली टेलीविजन सेवा ये किसने शुरू की थी, तो बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने 1936 में। वैसे 21 नवंबर को एक और दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे, मत्स्य पालन दिवस। और आपको ये जरूर याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया भी था, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। अब चलो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, नवंबर के एक बार सारे डेज में आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना ताकि आपको ये यहीं पे याद हो जाए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी में जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और वर्ल्ड COPD डे। और 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्री मेच्योर डे ये भी होता है 17 नवंबर को ही। और अभी 19 नवंबर को आपने वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया। एक सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस और महिला उद्यमिता दिवस, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे, ये भी 19 नवंबर को मनाया। और 20 नवंबर को अभी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया था। तो ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो अभी 21 नवंबर को कतर की राजधानी दोहा में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का फाइनल खेला गया। इसमें भारतीय जो बिलियर्ड्स प्लेयर हैं पंकज आडवाणी वो विजेता रहे। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? सौरव कोठारी को हराया। और पंकज आडवाणी का बिलियर्ड्स में ये 26वां वर्ल्ड टाइटल है। आपको इनसे संबंधित मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स, कि जैसे 2004 में अर्जुन अवार्ड इनको मिला था। सन 2006 में खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। सन 2009 में पद्म श्री मिला। तो सन 2018 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को स्टेट फिश घोषित किया? तो आंसर होगा घोल फिश। तो अभी गुजरात सरकार ने घोल फिश यानी कि गोल्ड फिश को स्टेट फिश के तौर पर चुना है। अभी आपको याद है ना, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे के रूप में मनाया गया। और अभी जो गुजरात के अहमदाबाद में जो पहला ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था, वहीं पे ये फैसला लिया गया। वैसे इस घोल फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? प्रोटोनीबिया डाइकेंथस। इस मछली को सोने के दिल वाली मछली या गोल्ड फिश भी कहा जाता है और ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। तो अब गुजरात की जो स्टेट फिश है वो है घोल फिश। वैसे यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, तो राजकीय फूल है गेंदे का। और मैं आपको ऑप्शन से बताऊं तो ये जो केटली है ये अभी कुछ समय पहले सिक्किम की स्टेट फिश बनी थी। केसर ए हिंद ये अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली बनी थी। ब्लू ड्यूक ये भी सिक्किम की राजकीय तितली बनी थी। उसके अलावा आपको याद होगा अभी लद्दाख का स्टेट एनिमल बना था स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, और राजकीय पक्षी बना था काले गर्दन वाली क्रेन। अभी उत्तर प्रदेश ने किसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल बनाया यानी कि राजकीय जलीय जीव? तो आंसर होगा गंगा डॉल्फिन को। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा जोसेफ बोकाई। तो जोसेफ बोकाई का नाम आपको याद होना चाहिए, ये भी लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और देखो इसको याद कैसे रख सकते हो आप में से मैक्सिमम लोग पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हो? लाइब्रेरी, जो आपकी पढ़ाई के लिए सेफ है। सबसे सेफ जगह है पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी। तो उसी से थोड़ा सा आपको ध्यान में रह जाएगा, लाइब्रेरी से लाइबेरिया, लाइब्रेरी जो सेफ है आपकी पढ़ाई के लिए। जोसेफ से हो जाएगा जोसेफ, जोसेफ बोकाई।
आपको बता दूं इससे पहले ये जोसेफ बोकाई 2006 से लेकर 2018 तक लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन अब ये राष्ट्रपति बन गए। ये एक अफ्रीकी देश है लाइबेरिया। तो ये रहा मैप में लाइबेरिया। कैपिटल इसकी क्या है? मोनरोविया। और करेंसी है लाइबेरियन डॉलर। बाकी आप जानते हो भी, ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने, जेवियर माइली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने, तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी नवंबर 2023 में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। तो नाम से तो पता ही चल रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023। ये किन किन के बीच हुआ होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन याद रखना इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। आयोजन कब से कब तक? 22 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। कहां पे? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और इस अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और जल सेना ने हिस्सा लिया। और इसमें आपको बता दूं, भारतीय सेना की टुकड़ी में गोरखा राइफल्स ने हिस्सा लिया। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? पिछले साल ही हुआ था, 2022 में। कहां पे? राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन नामक स्थान पर। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, वैसे तो अभी कल ही के वीडियो में मैंने 2023 के सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको रिवाइज करवाए थे। आज एक बार फिर मैं आपको सारे रिवाइज करवा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं, सिर्फ आप ही के लिए। तो ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए। चलो फिर रिवीजन करते हैं। हमने देखा था ब्राइट स्टार 2000, पहली बार भारतीय सेना ने इसमें हिस्सा लिया था। कहां पे हुआ था? मिस्र यानी कि इजिप्ट में। फिर ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। कहां पे? सिडनी में। सी सेट एक्सरसाइज, भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था, होस्ट किया था सिंगापुर ने। सी सेट मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। और तरंग शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन एयरफोर्स इसका आयोजन करेगा, लेकिन 2024 में। जायद तलवार एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में हुआ। कहां पे? दुबई में। पैसेज एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, जेद्दा, सऊदी अरब में। टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया और भारत इसमें पर्यवेक्षक देश यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। और अभी जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। मालाबार एक्सरसाइज आप जानते हो क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। अभी कोमोडो एक्सरसाइज इंडोनेशिया में हुआ, भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। अभी जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है। ये विशाखापत्तनम में हुआ था, 7वां एडिशन था। वैसे इस साल जापान के साथ हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे, धर्मा गार्जियन और वीर गार्जियन, दोनों जापान में हुए थे। और सेल्वेक्स एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। अभी कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतर में। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, सऊदी अरब में। एक था एक्सरसाइज बोलूं या एक और होती है एक्यूबेरियन एक्सरसाइज, ये दोनों भारत और मालदीव के बीच में होती है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, अभी बाटम इंडोनेशिया में। सागर कवच एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया था पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये यूके में। यूके के साथ अभी हमने कोंकण अभ्यास भी किया अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, ये अभी राजस्थान में। सिंगापुर के साथ अभी हमने सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया था और अग्नि वॉरियर भी करते हैं। बाकी फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, अभी ये केरल के तिरुवनंतपुरम में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 25 अफ्रीकी था, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। डेस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी साइक्लोन 1 नाम से एक्सरसाइज हमने किया था, पहली बार किया, भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ये अभी राजस्थान में हुआ। और अभी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये अमेरिका के अलास्का में। FTX फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये मॉस्को रशिया में हुआ था, भारत ने हिस्सा लिया था इसमें। अभ्यास चक्रवात 2023 ये गोवा में हुआ, इंडियन नेवी ने आयोजन किया। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ASEX यानी कि पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ये हुआ, कहाँ पे? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। एक हरिमू शक्ति एक्सरसाइज भी याद रखना, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में। मिलन एक्सरसाइज की बात करें तो इंडियन नेवी इसका आयोजन करेगा, 2024 में होगा, ये विशाखापत्तनम में। एक काजिंद एक्सरसाइज हुआ अभी भारत और कजाकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान के ओटार में। और अभी हमने पढ़ा था वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये मेघालय के उमरोई में।
तो देखो एक बार फिर मैंने आपको 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं रिवाइज कराए, और जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आया है पूरे साल भर हर बार मैंने आपको इसी तरह से रिवाइज कराए हैं। तो आपका मैक्सिमम रिवीजन तो मैं आपका इसी वीडियो में करा देता हूँ। तो इस एक वीडियो में आपको नए करंट अफेयर्स भी पढ़ने को मिल जाते हैं, साथ में मैं आपका रिवीजन भी करा देता हूँ, और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं तो वो भी आपको बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है इतना सब बताने में आपका घंटे भर की क्लास कर देता हूँ, कोशिश रहती है 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म कर दूँ। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज भी बना करके अपलोड करता हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर वीडियो पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करना। अभी भी देख लो, अगर भूल गए हो तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। हमारे जो वीडियो का लाइक का टारगेट रहता है 5000 लाइक का, उसे पूरे करने में मदद करें। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और गीगा की वैल्यू कितनी होती है? 10⁹। और कई बार मेगावाट हम पढ़ते हैं, यानी कि मेगा पढ़ते हैं। मेगा की वैल्यू क्या होती है? 10⁶ होती है। जैसे आप किलो को लिखते हो ना 10⁻3, तो उसी तरह से गीगा होता है 10⁹। तो इसकी कैपेसिटी है 2 गीगावाट की। ये लगभग 2 लाख घरों को रोशनी देने के लिए, बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम है अल धफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट वगैरह का नाम वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे, सिंपल सा प्रश्न आएगा एग्जाम में आएगा तो, कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद है 2023 में कोप 28 का आयोजन या इसे होस्ट कौन कर रहा है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन बात यहाँ पे सोलर से संबंधित है, तो सोलर से संबंधित ही कुछ पॉइंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अगर आपसे पूछे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो गुजरात का मोढेरा गांव है। अभी दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया? गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। अगर आपसे पूछे अभी किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता था? भेल ने। देश का पहला सोलर सिटी कौन सा बना? तो आंसर होगा सांची। उसके अलावा मुख्यमंत्री सौर मिशन अभी किस राज्य ने शुरू किया? तो मेघालय ने। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी से बनाएगा। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनेगा? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। एक प्रधानमंत्री कुसुम योजना भी याद रखना। कुसुम मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। इसकी शुरुआत कब होती है? फरवरी 2019 में। तो सोलर से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स के, जो मैं एक साथ निकाल के ले आया आपके लिए। इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान को कहाँ पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा संबलपुर उड़ीसा में। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर उड़ीसा के द्वारा आयोजित नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को शुरू किया। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया जाए, और कहा कि इससे बच्चों के बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है। तो कब आई थी ये? 2020 में। और ये पहली बार नहीं लाई गई, ये तीसरी बार लाई गई है। पहली बार तो आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, और अब ये तीसरी बार आई है सन 2020 में। अगर आपसे पूछे कि 2020 वाली ये जो भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? तो आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश है। लेकिन पूछे कि प्री प्राइमरी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न अगर मैं आपको और कराऊं, तो एक तो ये याद रखना कि जो शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। एक्चुअली में मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। तो देखो, प्रश्न तो यहां से भी बन जाता है
कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय इसे बनाया गया? तो आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अभी आपको याद होगा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना इसकी होती है 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। वैसे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला ये बना था मध्य प्रदेश का मंडला जिला, जबकि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना था केरल का कोल्लम। आपको याद हो तो शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीद नाम से एक रूल या दिशा निर्देश जारी किए थे। पूछा जा सकता है इसका संबंध किससे है या इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों में छात्र आत्महत्याओं को रोकने से इसका संबंध है। अभी शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन स्टूडेंट ID को भी लॉन्च किया था और इसे नाम दिया था आपार ID। ये 15 डिजिट का नंबर होगा। यहाँ पे आपार का मतलब भी मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके हैं, सतत विकास लक्ष्य, टोटल कितने हैं? 17 हैं, 2030 तक पूरा करना है, आप सबको पता है। प्रश्न मेरा यह है कि उसमें कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है? और देखो, इस ऊपर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने के लिए ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आराम से उत्तर कर दोगे, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखना। सिंपल सा, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स क्रैक एग्जाम, तो ऊपर ही ऊपर वीडियो आ जाएगा, तो उसे देखना मत भूलना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर होगा दीप्ति बबूता। तो पंजाब के मोहाली की रहने वाली साहित्यकार हैं ये दीप्ति बबूता। और पंजाबी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जिसे कहते हैं डाहन पुरस्कार, ये जीतने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। इन्हें ये पुरस्कार उनके लघु कहानी संग्रह जिसका नाम है भूख इयोन सह लेंदी है, इसका हिंदी में अर्थ हो गया भूख इस तरह सांस लेती है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डाहन पुरस्कार ये पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत सन 2014 में होती है। अभी मिला है दीप्ति बबूता को। बाकी आप जानते हो दीनानाथ राजपूत का नाम इंपॉर्टेंट है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। ललित नटराजन बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला। और आलिया मीर वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, वीडियो अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिविजन करवा दूं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था वज्र प्रहार एक्सरसाइज ये भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका। फिर पूछा थ्रेड बाय थ्रेड ये पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई? तो आंसर होगा शंभू कुमार। फिर पूछा किसने अपना 7वां एकल ATP फाइनल जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच। फिर पूछा लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने ल्यूक फ्रीडेन। फिर पूछा विश्व बाल दिवस मनाया 20 नवंबर को। फिर पूछा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पे आयोजित किया गया? शिलोंग में। किस शहर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की? मुंबई। किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित। और किसने एमी पुरस्कार 2023 जीता? वीरदास। किसने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? तो मैक्स वर्स्टपन रेड बुल के ड्राइवर हैं। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होगा? तो आंसर होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।